उसमें हमने पढ़ दिया था अपवर्तनांक की क्या परिभाषा होती है या फिर किस प्रकार से हम अपवर्तनांक को ज्ञात करेंगे किसी भी माध्यम के लिए। तो आज हम अपवर्तनांक के बारे में कुछ अन्य बातें उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक म्यू, वो हमें पता है क्या होता है, माध्यम फर्स्ट में वेग और माध्यम सेकंड के वेग का क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, माध्यम सेकंड में वेग का क्या होता है, अनुपात होता है। ये हमने यहाँ पर देख लिया था। ठीक है, अब इसके अलावा हमने एक और बात कर ली थी कि कोई भी जिस भी माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है उसी माध्यम का केवल वो क्या होता है, जो आपका अपवर्तनांक वो चेंज होता है। ठीक है, और हमने वहां पर वो भी ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो अपवर्तनांक हम ज्ञात कर रहे थे, किसकी सहायता से ज्ञात कर रहे थे हम अपवर्तनांक? हम अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे थे वेग की सहायता से, क्योंकि हमारे को फॉर्मूले के अंदर भी यही बोला गया है कि अगर आप एक माध्यम का वेग और दूसरे माध्यम वेग का अनुपात कर दोगे तो आपको अपवर्तनांक मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपको है वो वेग ना देकर अपवर्तनांक भी दे दिया जाए तो कैसे ज्ञात करोगे? देखो एग्जांपल के लिए मान लो एक माध्यम फर्स्ट है और एक माध्यम सेकंड है। ठीक है, प्रकाश किरण वो माध्यम फर्स्ट से चलती हुई माध्यम सेकंड में प्रवेश करेगी। प्रकाश किरण को जाना था बिल्कुल इस प्रकार से, लेकिन वो क्या होगी, अपने पथ से विचलित होगी और इस प्रकार से आएगी। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अपवर्तन की घटना हो चुकी है। यहाँ पर मान लो जो अपवर्तनांक दे रखा था वो म्यू1 दे रखा है, यहाँ पर आपको म्यू2 दे रखा है। ऊपर कौन सा अपवर्तनांक है, म्यू1 है, नीचे म्यू2 दे रखा है। अगर आपको वेग देता, मतलब यहाँ पर वेग बोलता है कि यहाँ पर वेग v1 है और v2 है, तब आप यहाँ पर किसका अपवर्तनांक ज्ञात करते, पहले तो बताओ। क्योंकि प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करी है, कौन से माध्यम में प्रवेश करी है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करी, तो आप क्या बोलोगे कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक म्यू2 या म्यू सेकंड। ठीक है, म्यू सेकंड म्यू2 और किसके सापेक्ष करोगे भाई, इस दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक चेंज हुआ है क्योंकि इसमें किरण प्रवेश करी है, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक चेंज हो चुका है और जो चेंज हो गया उसको ज्ञात करना है, तो उसको हम नीचे लिखते हैं। और किसकी वजह से चेंज हुआ, फर्स्ट की वजह से हुआ, क्योंकि फर्स्ट से ही किरण आई। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसके सापेक्ष करेंगे, फर्स्ट के सापेक्ष करेंगे। तो मैंने ऊपर फर्स्ट लिख दिया। ये लिखना बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से हम लिखते हैं। आगे देखो, अब इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, अगर हमारे को वेग दे रखा होता v1 और v2 दे रखा होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीधे यहाँ पर ऊपर फर्स्ट है तो मैं यहाँ पर v1 कर देता, नीचे सेकंड है तो यहाँ पर मैं क्या कर देता, v2 कर देता। क्लियर होगी बात? ये वेग के माध्यम से हम अपवर्तनांक सीधा ज्ञात कर सकते थे। अब आपको यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको यहाँ पर वो वेग नहीं दिया गया, वेग वो क्या हो गया, वेग नहीं दे रखा है, आपको बोला है अपवर्तनांक दे रखा है। तो हमारे को पहले संबंध निकालना पड़ेगा इनमें कि क्या संबंध होगा, किस प्रकार से हमें म्यू1 और म्यू2 का दोनों का भाग देंगे या फिर दोनों को गुणा करेंगे, क्या करने से हमारे को वो अपवर्तनांक मिल सकता है। तो उसके लिए देखो एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा जो माध्यम फर्स्ट है वो है वायु माध्यम। कौन सा माध्यम है, वायु माध्यम। ये मान लो कोई और अन्य माध्यम है, जैसे जल माध्यम मान लेते हैं। कौन सा माध्यम मान लेते हैं, जल माध्यम मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब देखो यहाँ पर इसका मान वायु माध्यम में वेग होता है प्रकाश का वो c के बराबर होता है, और जल माध्यम में मान लेते हैं कितना है आपका vw है। कितना वेग है, vw है। ठीक है, प्रकाश का वेग की बात हुई यहाँ पर। ये वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर वेग और c मतलब प्रकाश का वेग। ठीक है, किसके अंदर, एयर के अंदर, वायु के अंदर। अब हम इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर किसका अपवर्तनांक चेंज हुआ, वाटर का अपवर्तनांक चेंज होगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर μWa। ठीक है, एयर के सापेक्ष, किसके सापेक्ष है, एयर के सापेक्ष। तो μWa बराबर किसका क्या होगा, आपका वायु माध्यम वेग। तो वायु माध्यम के ऊपर एयर आएगा तो यहाँ पर मैं लिखूंगा Va या फिर सीधा लिख देता हूँ c और अपॉन क्या लिख दूंगा Vw। c अपॉन क्या लिख दिया मैंने, Vw लिख दिया। क्लियर होगी ये बात? अब देखो आगे क्या करते हैं। यहाँ पर जो एक बात ध्यान रखनी है कि वायु माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, वायु माध्यम का अपवर्तनांक वो होता है आपका 1। निर्वात का अपवर्तनांक की बात करें वो होता है असल में निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। और वायु माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, वायु का अपवर्तनांक होता है वो होता है आपका 1.00 कुछ 3 इसके आसपास होता है। मतलब लगभग हम इसको 1 भी मान सकते हैं, लेकिन होता है असल में ये 1.003 ये वायु माध्यम का अपवर्तनांक होता है। कैलकुलेट निकल करके निकाला गया, हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है कि भाई एक यहाँ पर 1.003 कैसे आएगा, हमारे को ज्ञात करना नहीं है। हमारा मेन मकसद है कि हमारे को अपवर्तनांक दे रखा होता है तो हमारे को फिर किस प्रकार से हम अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं, क्योंकि वेग से तो हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अपवर्तनांक दे दिया तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो अगली कंडीशन में आते हैं। यहाँ पर देखो मैं इसको क्या लिखता हूँ, एयर है। एयर का अपवर्तनांक क्या होता है, एयर का अपवर्तनांक होता है 1.003। मतलब मैं एयर को यहाँ पर गायब कर सकता हूँ,
इस ए को मैं यहाँ पर खाली कर सकता हूँ, इस ए को मैं हटा देता हूँ। भाई यहाँ पर एक है तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ पर एक रखूंगा तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैंने इतना कर दिया। अब आगे आप देखो, अब आगे देखो हम करते हैं कि मान लो प्रकाश किरण है वो क्या कर रही है आपकी, प्रकाश किरण है वो वापस यहाँ पर मान लो एक पारदर्शी कांच और रख दिया, ठीक है। तो प्रकाश किरण क्या करेगी यहाँ पर, प्रकाश किरण अब जल माध्यम से कैसे कहां पर जाएगी, जल माध्यम से जाएगी वो इसके अंदर, वो जाएगी आपके वायु माध्यम के अंदर। तो फिर से मान लेते हैं वो इस प्रकार से क्या होगी आपकी विचलित होगी, ठीक है। जाना उसको कैसे था, बिल्कुल ऐसे जाना था, लेकिन वो क्या होगी अपने अभिलंब से दूर हट गई। ये तो पता है ना कि क्यों यहाँ पर कैसे हो रहा है भाई, वायु माध्यम से जब प्रकाश किरण जल माध्यम प्रवेश करेगी तो जाना उसको ऐसा था, लेकिन वेग कम हो जाएगा इसलिए वो अभिलंब की तरफ झुक गई। अब जैसे ही जल माध्यम से वायु माध्यम में जाएगी, हमें पता है जल से वायु के अंदर जा रही है और जल से वायु के अंदर जाएगी तो जो वेग है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए अभिलंब से क्या होगी दूर हट गई। तो ये मान लो आपका फिर से इसके अंदर वेग हो गया आपका सी। अब मैं इसको देखो क्या क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं कि देखो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, म्यू किसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है, वायु माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर ए लिखूंगा और यहाँ पर डब्ल्यू लगा दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा क्या आ जाएगा, जिसका वेग है ऊपर डब्ल्यू वाला है तो यहाँ पर वी डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका नीचे सी आ जाएगा। आगे क्लियर होगी बात, लेकिन हमारे को इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, हमारे को देखो किसकी आवश्यकता रहेगी, इसकी तो आवश्यकता है ही यहाँ पर। अब हमारे को देखो हमें ये पता चल चुका है कि म्यू डब्ल्यू बराबर सी अपॉन वी डब्ल्यू ये होता है, ठीक है। इस वाले इससे पता चल चुका है। अब मान लो आपको बोला जाए कि जो अपवर्तनांक दे रखा होता, तो यहाँ पर मान लो इस प्रकार से एक अभिलंब में प्रकाश किरण इस प्रकार से आई वो अपने इस प्रकार से विचलित हो गई, ठीक है। ये मान लो आपका जल माध्यम है और ये है आपका गिलास, कौन सा है, गिलास मतलब कांच माध्यम है। जल माध्यम में वायु का वेग है वो वी डब्ल्यू है, गिलास माध्यम में वी जी है। तो यहाँ पर प्रकाश किरण किसमें प्रवेश करी, गिलास वाले में प्रवेश की, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा म्यू, गिलास का अपवर्तनांक चेंज हुआ तो म्यू जी डब्ल्यू बराबर किसका होगा, म्यू जी डब्ल्यू किसके बराबर होगा, म्यू जी डब्ल्यू बराबर होगा आपके किसके, वेग देगा तो सीधा ऊपर लिखूंगा वी डब्ल्यू और नीचे लिख दूंगा मैं वी जी लिख दूंगा, लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो म्यू डब्ल्यू का मान क्या है, यहाँ पर म्यू डब्ल्यू तो नहीं है, यहाँ पर पहले वी डब्ल्यू निकालो। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, वी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, सी अपॉन म्यू डब्ल्यू। देखो असल में हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पहले वो अपवर्तनांक ज्ञात किया, ठीक है। जब प्रकाश किरण वायु से जल माध्यम में गई तब हमने वो अपवर्तनांक ज्ञात किया और हमारा ये फॉर्मूला आया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर वो एक अलग कंडीशन ली जिसमें हमने देखा कि प्रकाश किरण जल माध्यम से किसमें जा रही है, गिलास माध्यम में जा रही है। तो जल माध्यम से गिलास माध्यम में जा रही है, हमारा हम तरीके से निकाल सकते हैं अभी तक जितना हमने बताया कि गिलास माध्यम में गई, इसका मतलब गिलास माध्यम का अपवर्तनांक चेंज हुआ तो जी का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, गिलास का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, किसके सापेक्ष, वाटर के सापेक्ष ज्ञात करना, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पर देखो हमारे को, क्योंकि मैंने बोला अभी कि यहाँ पर आपको ये तो वेग दे रखा है, अगर अपवर्तनांक दे रखा है तो फिर आप कैसे ज्ञात करोगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर वी डब्ल्यू की जगह आना चाहिए, कुछ ना कुछ म्यू कुछ आना चाहिए ना, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो तो वी डब्ल्यू की मान है वो यहाँ से रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 से आप ऐसे लिख सकते हो, समीकरण 1 से क्या लिख दोगे, यहाँ पर वी डब्ल्यू का मान निकालो, वी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, सी अपॉन म्यू डब्ल्यू हो गया। ये अलग अलग मान था यहाँ पर इसके लिए था और ये जो मान है वो इसके लिए था, लेकिन यहाँ पर म्यू डब्ल्यू बराबर सी अपॉन वी डब्ल्यू, तो वी डब्ल्यू का मान तो निकाल सकते हैं ना, तो ये आ गया वी डब्ल्यू का मान। क्या इसी प्रकार से आपका मैं अगर यहाँ पर जल माध्यम ना होकर यहाँ पर क्या होता है कांच माध्यम होता, तो फिर मैं इसका कैसे अपवर्तनांक निकालता, फिर मैं निकालता कांच माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष, कैसे लिखता, फिर मैं कांच माध्यम वेग मान लेता vg है, तो यहाँ पर जो वेग है तो सीधा लिख देता हूँ ऊपर v है और v को क्या लिख सकता हूँ c अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपका vg आ जाएगा। तो यहाँ से भी मैं एयर वापस हटा सकता हूँ क्योंकि एयर का जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है, लगभग 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हटा दिया, फिर से यहाँ पर हमारे पास vg बराबर आ गया c अपॉन vg और यहाँ से मैं vg का भी मान निकाल सकता हूँ, vg बराबर क्या हो जाएगा, vg बराबर हो जाएगा मेरा c अपॉन म्यू जी। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर इस मतलब समीकरण नंबर 2 में आप है वो vw और vg का मान रख दो, तो vw और vg का मान रखने पर देखो क्या होगा, म्यू जी w बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका vw का मान है, vw का मान है c अपॉन म्यू w, तो c अपॉन म्यू w, vg का मान है, vg का मान क्या है c अपॉन म्यू जी। तो यहाँ पर आप जब रखोगे क्योंकि ये बट्टा में वैसे भी है तो ये ऊपर जाएगा तो कैसे उल्टा हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा म्यू जी अपॉन सी, तो सी से सी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में आया क्या, हमारे पास में आया म्यू जी डब्ल्यू बराबर क्या आया, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, ये आ गया।
ये आ गया यहाँ पर। तो इन सब बातों से हमें पता है क्या चलेगा, तो वही हमने इन सब का अध्ययन क्यों किया, तो इन सब का अध्ययन हमने इसलिए किया क्योंकि हमें पता है किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, वापस से वो कंडीशन देता हूँ, एक प्रकाश किरण है वो किसी एक माध्यम में जा रही है, ये मान लो इस प्रकार से यहाँ पर ले लेता हूँ मैं ग्लास माध्यम और यहाँ पर वाटर माध्यम, ठीक है, वाटर, ग्लास और वाटर, यहाँ पर प्रकाश किरण इस प्रकार से गई। अगर मैं इसके लिए बात करूँ कि इसके लिए आपको अपवर्तनांक चेक करना है, तो अपवर्तनांक है किसका चेंज हुआ, वाटर का अपवर्तनांक चेंज हो, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नीचे W लिखोगे, ऊपर क्या लिखोगे G, क्योंकि गिलास के सापेक्ष हुआ। अब ये किसके बराबर लिखो, हमने पढ़ रखा है कि दो वेग माध्यम वेगों का अनुपात है वो क्या होता है आपका, है वो अपवर्तनांक, उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको यहाँ पर ये दे दी जाए तो गिलास का अपवर्तनांक यहाँ पर म्यू G है और वाटर का अपवर्तनांक म्यू W है, अब ज्ञात करो आप, अब कैसे ज्ञात करोगे आप, कैसे ज्ञात करोगे, तो उसके लिए आपको फिर ये हमने ये सारी प्रोसेस की, ठीक है। तो हमें यहाँ से इस वाले से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है, देखो यहाँ पर नीचे G आया तो यहाँ पर ऊपर म्यू G आ गया और नीचे ऊपर W आया तो यहाँ पर नीचे क्या आ गया, म्यू W आ गया। जबकि वेग में क्या होता है, ऊपर G आ रहा है तो इसी का वेग आएगा, नीचे W आ रहा है तो उसी का वेग आएगा, लेकिन अपवर्तनांक में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसके लिए बात करूँ तो यहाँ पर मैं इसको बराबर किसके बराबर लिखूंगा, अपवर्तनांक के रूप में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, नीचे W आया तो ऊपर क्या लिख दूंगा, म्यू W, ऊपर G आया तो नीचे क्या लिख दूंगा, म्यू G। लेकिन अगर वेग की बात करूँ इसी के लिए, अगर आप वेग से निकालते हैं, अगर मान लो आपको ये दे देंगे, ये दे देते हैं Vg और Vw, तो फिर आप कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए आपका तरीका होता कि आपको बता रखा है कि ऊपर G है, ऊपर Vg लिखोगे और नीचे W है तो नीचे ये लिखोगे, Vw लिखोगे। तो इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा है कि अंतर क्या है, कि जब अपवर्तनांक दे रखा है ना, जैसे सेम टू सेम जैसे नहीं लिखना, आपको थोड़ा चेंज उल्टा कर देना उनको, ठीक है। और जब यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा वेग दे रखा है तो सीधे आप वेग लिखोगे। और ये हमने कैसे निकाला उसको हम इस प्रकार समझेंगे। पहले हम प्रकाश किरण को वायु से जल माध्यम या किसी माध्यम में प्रवेश करवाएंगे, उससे हमारे को वो ये दो कंडीशन मिलेगी और फिर हमने यहाँ पर इस प्रकार से ज्ञात कर दिया। समझ गए होंगे, चलो अच्छी बात है। तो ये हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया कि जब भी आपको अपवर्तनांक दे रखा है, जब भी आपको अपवर्तनांक दे रखा है दो माध्यम का, तब भी हमें वो अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं जिस माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करेगी। अब देखो हमने एक स्नेल का नियम पढ़ा था, स्नेल का नियम क्या होता है, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है। अब मैं अगर बोलूं कि अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक एक नियत राशि है या चर राशि है, मतलब चर है या अचर है। चर मतलब जो बार बार चेंज हो, अचर मतलब जो बार बार चेंज ना हो, एक मान आगे आ गया, जैसे दो अचर है क्योंकि बार बार चेंज नहीं हो रहा है, दो क्या आपका अचर है, लेकिन क्या 2x अचर है नहीं है, 2x x की जगह आप कुछ भी लिखोगे तो यहाँ पर मान चेंज हो जाएगा, तो इसको हम चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम चर। अब बताओ अपवर्तनांक चेंज हो रहा है यहाँ पर या नहीं हो रहा है, जैसे निर्वात का अपवर्तनांक 1 गया तो 1 ही रहेगा ना, इस थोड़ी कि कभी 2 हो गया कभी 3 हो गया, नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या है, निर्वात का अपवर्तनांक क्या है आपका 1 है, इसका मतलब ये अचर है। अचर होने का मतलब नियत है, नियत होने का मतलब यहाँ पर ये नियत है, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस नियत की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम अपवर्तनांक भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, अपवर्तनांक भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, म्यू भी कर सकता हूँ। तो ये भी आपके पास में एक फॉर्मूला आ जाता है कि sin i अपॉन sin r बराबर क्या होता है, आपका म्यू होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपवर्तनांक को समझना है अच्छे से कि अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है, और किस प्रकार से हमारे को अपवर्तनांक दे रखे होते हैं तब हम कैसे ज्ञात करते हैं, और निर्वात का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक, ये जितने भी है आपके जो बुक्स है, बुक्स के अंदर छात्र दे रखे हैं तो आपको उनको याद करना है, कांच का, वायु का, ठीक है, जल का, जल माध्यम का। तो ये जो इंपॉर्टेंट है 3-4 इंपॉर्टेंट है उनको तो याद करना ही है, और बाकी तो याद आप कर ही लोगे। ठीक है, तो ये हमारा अपवर्तनांक का जो टॉपिक है ना वो लगभग पूरा हो चुका है। ठीक है, अब इसमें कुछ 2-3 बातें हो रहेगी, वो 2-3 बातें आपको मैं बता देता हूँ फटाफट से। तो वो क्या बातें देखो कि अपवर्तनांक निर्भर किस पर नहीं करता है, अपवर्तनांक वेग पर निर्भर करता है। वही हमने पढ़ रखा है कि अपवर्तनांक है वो दो माध्यम वेगों का अनुपात है, इसका मतलब दो माध्यम का वेग अगर चेंज होगा तो अपवर्तनांक है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो इसका मतलब अपवर्तनांक जो वेग पर है वो क्या होता है, आपका वेग पर निर्भर करता है। और इसके अलावा वेग के अलावा प्रकाश की आवृत्ति, वो तो हमारे यहाँ पर आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य या आप यहाँ तक समझो कि आवृत्ति वेग तरंगदैर्घ्य
इन पर वो क्या करता है, निर्भर करता है। निर्भर करता है, कैसे निर्भर करता है? तो आप तरंग दैर्घ्य इसके बारे में इतना नहीं जाना, आपको ध्यान रखना है अपना वेग तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। वेग पर कैसे निर्भर करता है वो हमारे को यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो जैसे प्रकाश की बात करें, श्वेत प्रकाश होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है श्वेत प्रकाश, उसमें होते हैं 7 रंग। कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? विबज्यो। कौन से रंग होते हैं? विबज्यो, वोयलेट, बैंगनी, इंडिगो, जामुनी, बी मतलब ब्लू, नीला, जी ग्रीन, हरा, वाई येलो मतलब पीला, और ऑरेंज मतलब नारंगी, आर मतलब रेड मतलब लाल हो गए, ठीक है। तो लाल रंग का जो वेग होता है ना वो सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक वेग किसका होता है? लाल रंग का। और जो आपका वोयलेट है, ठीक है, जो आपका बैंगनी है, इसका वेग है वो क्या होता है? सबसे कम होता है इन बाकी के अलावा। मतलब जो वोयलेट कलर होगा वो उसकी स्पीड कम रहेगी, जबकि लाल कलर उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। इसीलिए तो खतरों के जो निशान होते हैं, ठीक है, वो किस रंग के बनाए जाते हैं? लाल रंग के बनाए जाते हैं, ताकि दूर से ही दिखाई देने लग जाए। तो अपवर्तनांक किसका ज्यादा होगा? लाल रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होगा। उसके लिए देखो यहाँ पर कि अपवर्तनांक होता है ना वो वेग के विक्रमणानुपाती होता है। अपवर्तनांक क्या होता है? वेग के विक्रमणानुपाती होता है। मतलब जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, विक्रमणानुपाती का मतलब समझते हैं ना, ये ज्यादा तो ये कम, तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब लाल रंग का वेग सबसे अधिक, इसलिए उसका अपवर्तनांक सबसे कम। बैंगनी रंग का वेग सबसे कम, इसलिए उसका अपवर्तनांक है वो क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो ये होगी आपकी अपवर्तनांक की निर्भरता, ठीक है। तो बाकी का जो अध्ययन है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ये जितने भी है इसके कुछ 1-2 एग्जांपल है जो आपको करने हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में